नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सर्वोदय ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अजय शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को जो पिछली क्लास थी हम लोगों की, उसमें मैंने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो वर्ण है उसके विषय में बताया, वर्ण की परिभाषा बताया, वर्णमाला क्या है इसके विषय में हमने चर्चा की और तमाम विषय पर हम लोगों ने उसके नाम क्या है, किस वर्णों को किस नाम से जाना जाता है, इसकी हमने आप लोगों को बताया, उसको हम लोगों ने जाना और पढ़ा। अब मैं आप लोगों को वर्णों के जो प्रयत्न हैं, जो मुख्य रूप से परीक्षा में, वैसे प्रयत्न तो दो ही हैं, मतलब एक आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न, ठीक है, लेकिन उसमें भी जो मुख्य है उस पर मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस करना ना भूलें और ऑल को क्लिक करें, जिससे जो भी हमारी वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ मित्रों, चूँकि आज की जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और इससे हर परीक्षा में टेट में इससे प्रश्न बनते हैं, टीजीटी पीजीटी में बनते हैं, अदर क्लासेस में बनते हैं, यहाँ तक कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो क्लासेस होते हैं, जो बच्चे हैं, उसमें भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह आज की क्लास और इसलिए आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और हाँ, अगर कोई चीज़ आपको जानना है तो आप कमेंट भी अवश्य करें। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रयत्न। ठीक है, और उसमें जो प्रयत्न है, क्योंकि प्रयत्न दो प्रकार का होता है, पहला होता है आभ्यंतर और दूसरा होता है बाह्य। ठीक है, तो आभ्यंतर प्रयत्न जो है इस पर मैंने आप लोगों को जैसे स्वर के विषय में, वर्णों के विषय में हमने बताया था। ठीक है, यह 5 प्रकार का होता है, इसको समरली जान लीजिए। एक होता है स्पृष्ट, दूसरा होता है ईषत् स्पृष्ट, तीसरा होता है ईषद्विवृत और चौथा होता है विवृत और पांचवा होता है संवृत। ठीक है, तो इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं कि जो स्पृष्ट प्रयत्न होता है वर्णों का, जो आभ्यंतर प्रयत्न का पहले आप लोग यह जान लें कि आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं, यानी जिन वर्णों को बोलने के लिए हम जिस प्रयत्न का प्रयोग करते हैं, जो हमारी जो बोलने के लिए जब हम अंदर से हमारी इच्छा होती है, उसको जो हमारे अंदर से आंतरिक जो इच्छा प्रकट होती है वह आभ्यंतर होती है। और वर्ण को बोलने के लिए जब हम बाहरी इच्छा को प्रकट करते हैं, जो हमारे बाहरी विचार होते हैं, बाह्य होते हैं, उसको हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, तो आभ्यंतर का मतलब आंतरिक और बाह्य का मतलब बाहरी। ठीक है, प्रयत्न का मतलब यह होता है कि वर्ण को बोलने के लिए, चूंकि हमारे शरीर के भीतर हमारी जो आत्मा है, किसी वर्ण को बोलने के लिए पहले हम जब बोलना चाहते हैं तो बोलने के लिए हमारी जो आत्मा है वह आत्मा क्या करती है, पहले हमारे मन को संदेश देती है। एक वायु होती है एक विशेष प्रकार की जो मन को संदेश देती है। मन जो है पुनः क्या करता है, वह जो हमारी एक विशेष प्रकार की जठराग्नि होती है उसको वह धक्का देती है, वायु होती है उसको वह धक्का देती है। और जब धक्का देती है तो जो हमारी स्वर तंत्री है वह वहाँ पर आती है और वहाँ से आकर के फिर हम उस वर्ण को या शब्द को बोलते हैं या वह शब्द हमारे मुख से बाहर निकलता है। ठीक है, तो यही चीज है। तो जो स्पृष्ट है, तो जितने भी स्पर्श या उदित व्यंजन हैं उनका जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है स्पृष्ट होता है, यानी क से लेकर के म तक, क ख ग घ अंगा च छ ज छ ञ जितने हैं म तक, उनका आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होता है। ठीक है, फिर ईषत् स्पृष्ट किसका होता है, जो अंतस्थ व्यंजन है, य व र ल। ठीक है, य व र ल का अंतस्थ जो व्यंजन है उनका जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह क्या हो जाता है, ईषत् स्पृष्ट हो जाता है। ईषद् विवृत किसका होता है, ईषद् विवृत हो जाता है जो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म वर्ण है या उष्ण वर्ण है, जिनको कहने में हमारे मुख से ज्यादा ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी स ख श ह, ये 4 वर्ण जो है क्या है, ईषद् विवृत हैं। और विवृत क्या है, जितने भी स्वर हैं अ आ इ उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, इनका क्या है, ईषद् विवृत विवृत है। और समृत किसका है, समृत जो है
अ का है। और मैंने पीछे भी बताया है कि किसका समृत है, किसका अर्ध समृत है, ठीक है। इसके पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहां पर लेकिन थोड़ा सा उसमें स्पृष्ट और ईषद विपृष्ट और ईषद विपरीत छूट गया था, इसलिए हमने इस पर चर्चा कर दिया आप लोगों से, आप लोगों को हमने बता दिया। तो यह इतना आप जानिए। अब हम लोग बात करते हैं जहां से कि ज्यादा प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, वहां यहां से जो है प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। उस पर मैं आप लोगों को बताऊंगा और एकदम बहुत आसान तरीके से आप उसको समझ जाएंगे। देखिए, हालांकि जो बाह्य प्रयत्न होता है, आभ्यंतर प्रयत्न तो 5 प्रकार का होता है, लेकिन बाह्य प्रयत्न जो होता है 11 प्रकार का होता है, ठीक है। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ठीक है। ये 11 प्रकार के होते हैं। लेकिन इसमें जो प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, वह केवल किससे पूछा जाता है? अघोष, घोष, अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रश्न इसी 4 जो हैं बाह्य प्रयत्न, इस पर प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसी पर पूछे ही जाते हैं। और जो है उस पर तो जो एक उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है, वो तो केवल स्वर के होते हैं, ठीक है। उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन यहाँ पर पहले मैं जहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं उस पर मैं चर्चा आपको करूं पहले, कि अघोष, घोष। और घोष को एक चीज और जान लीजिए कि घोष को हम सघोष भी कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में सघोष दे देता है, तो सघोष में हम लोग गड़बड़ा जाते हैं, गलत कर बैठे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन घोष का मतलब सघोष होता है, और अघोष, सघोष या घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ठीक है। ये 4 पर प्रश्न बनते हैं सबसे ज्यादा। और इसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं अघोष की, ठीक है। यानी जो अघोष है, कारकत्व के आधार पर वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न होता है वह 2 तरह का होता है, कारकत्व के आधार पर, ठीक है। इसको हम कारकत्व के आधार पर, ठीक है, वर्णों का प्रयत्न जो होता है वह पहला होता है अघोष। अब इसको भी जान लीजिए कि कारकत्व के आधार पर वर्णों के बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक होता है अघोष, दूसरा होता है घोष। तो पहले हम लोग अघोष की चर्चा करते हैं, ठीक है। यानी अघोष का तात्पर्य यह है कि जहां पर किसी वर्ण को बोलने में जब हमारे मुख से कम हवा बाहर निकलती है, कम वायु बाहर निकलती है, यानी घोष कम होता है, हवा नहीं बल्कि आप इसको ऐसे कहिए कि घोष यानी गूंज जो है कम होती है, ठीक है। जब गूंज कम होती है, नाद कम होता है, तब वहां पर उस वर्ण का जो बाह्य प्रयत्न होता है वह अघोष होता है। तो अब अघोष वर्ण जो होता है उसका बाह्य प्रयत्न किसका किसका होता है, किन किन वर्णों का? देखिए, यह केवल प्रत्येक जो स्पर्श व्यंजन हैं, जिनको हम उदित व्यंजन भी कहते हैं, क से लेके म तक, तो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, नहीं अघोष है ना, सॉरी, अघोष जो है यह होता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, यानी खर प्रत्याहार, संस्कृत के अंतर्गत आता है प्रत्याहार, खर है, तो खर प्रत्याहार का जो वर्ण है, ठीक है, वो अघोष होते हैं, ठीक है ना। अघोष जो खर प्रत्याहार के वर्ण है, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कौन कौन सा देख लीजिए। जैसे क वर्ग का क ख, ठीक है, फिर च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, ठीक है, त वर्ग का त थ, ठीक है, और फिर प वर्ग का प और फ, ठीक है। यानी कुल कितने वर्ण हो गए? 5 वर्ग हैं। क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, त वर्ग का त थ, प वर्ग का प फ। ये तो हो गए प्रत्येक वर्ग के दूसरे पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा हो जाता है ऊष्म, ऊष्म जो वर्ण है, ठीक है। तो
कौन कौन से हैं? वह हैं कौन? स, ख, स, ह। तो ह इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि खर प्रत्याहार में ह नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो ह वहां पर नहीं है। तो इस नाते सिर्फ 3 वर्ण है ऊष्म व्यंजन के। कौन कौन? तीनों श, ह, स। ठीक, बड़ा वाला स, मूर्धन्य स, ठीक है, और दंत स, छोटा वाला स। ठीक है ना, यह तीनों स यानी कुल मिलाकर के जो 13 वर्ण हैं, इनका बाह्य प्रयत्न जो अघोष होता है। ठीक है ना, अघोष जो है 13 वर्ण ऐसे हैं जिनका बाह्य प्रयत्न अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा तीनों श। ठीक है ना, इनका बाह्य प्रयत्न अघोष होता है। ठीक, यानी जिनके उच्चारण में घोष कम होता है। अघोष का मतलब नहीं से न मत लीजिएगा, बल्कि कम होता है। लेकिन वहीं पर जब हम सघोष की बात करते हैं तो सघोष, देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। जो सघोष वर्ण है, ठीक है, सघोष वर्ण, उन किन किन वर्णों का सघोष होता है, अब हम लोग इसको जान लेते हैं। तो सघोष जो होता है, या घोष या सघोष, जिनके उच्चारण में घोष या इसी को सघोष भी कहते हैं। ठीक है ना, इसी को हम सघोष भी कहते हैं। यानी हस प्रत्याहार के वर्ण, हस प्रत्याहार के वर्ण तो कौन कौन? हस में जान लीजिए, ह, य, व, र, ल। ठीक है ना, ये हो गए। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, क वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कौन कौन? ग, घ, अंग। ठीक है, फिर इसके बाद च वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक, यानी कौन कौन? ज, झ, इया। ट वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ड, ढ, आड़ा। त वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन? द, ध, न। और फिर प वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन कौन? ब, भ, म। ठीक है ना, ये 3 जो है, 3 का जो है वाह प्रयत्न क्या हो जाता है? सघोष या घोष हो जाता है। ठीक, और इसके साथ साथ य, र, ल, व का, और हाँ ह भी, चूंकि इस पर प्रश्न बन जाता है, इस पर प्रश्न बन जाता है कि यद्यपि यह ऊष्म व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन का जो बाह्य प्रयत्न अघोष होता है, लेकिन इसमें जो है ह वर्ण एक ऐसा वर्ण है जिसका कि बाह्य प्रयत्न सघोष या घोष होता है। ह का यण प्रत्याहार के वर्ण और तीसरे, चौथे, पांचवा। ठीक है ना, इसका बाह्य प्रयत्न क्या हो जाता है? अघोष हो जाता है। सघोष, ह का अघोष होते हुए भी क्या होता है? सघोष होता है या घोष होता है। तो एक गिनती मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको आसानी होगी। जैसे सघोष या घोष के लिए आप लोग याद कर सकते हैं 345 प्लस यण प्लस ह वर्ण। ठीक है, 345 की मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और यण प्रत्याहार य, र, ल, व और ह वर्ण केवल एक। ठीक है, और इसी तरह से ये तो हो गया आपका अघोष, सघोष। ठीक है ना, और अघोष का हो जाएगा 12 प्लस श, ख, स। ठीक है ना, 12 प्लस 12 का मतलब क, ख, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। ठीक है ना, और स, ख, श। ठीक, ये जो है अघोष हो गया। और 345 का मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और साथ में य, र, ल, व और ह वर्ण। इसका जो वाय प्रयत्न होता है वह हो जाता है क्या? सघोष या घोष। ठीक है ना, तो इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए, ये किसके आधार पर हो गया? ये हो गया भैया कारत्व के आधार पर या कारकत्व के आधार पर वर्णों का बाह्य प्रयत्न। ठीक है ना, अब आइए जरा हम लोग देख लेते हैं। इससे तो प्रश्न आता ही आता है, मतलब ये जान लीजिए कि अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष से एक प्रश्न तो रहना ही रहना है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं कि आपको इससे प्रश्न जो है पुटअप न किए जाएं।
किसी भी जहां पर हिंदी के पेपर होते हैं किसी भी कंपटीशन में, तो उसमें निश्चित रूप से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए देखिए, वायु संवेग के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर, ठीक है ना। वायु संवेग के आधार पर भी तो होते हैं, एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप लोग। अल्प प्राण, प्राण अल्प माने थोड़ी, प्राण माने वायु, ठीक है ना। यानी जिसके उच्चारण में वायु जो है थोड़ी निकलती हो, कम निकलती हो, तो उस वर्ण का जो उच्चारण होता है, वाह्य प्रयत्न होता है, वह अल्प प्राण होता है। और जिसमें जो है वायु ज्यादा खर्च होती है, उस वर्ण का वाह्य प्रयत्न क्या होता है, महाप्राण होता है। ठीक है ना। तो इतनी बात आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि अल्प प्राण, ये वायु संवेग के आधार पर है। किसके आधार पर है, वायु संवेग, यानी हवा के वेग के आधार पर वर्गीकरण है अल्प प्राण महाप्राण। ठीक है ना। वायु संवेग के आधार पर अल्प प्राण महाप्राण, अल्प मतलब थोड़ा और महा के लिए यानी जहां पर वायु थोड़ा ज्यादा निकलती हो। ठीक है ना। अब देखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखें, अल्प प्राण के अंतर्गत किन किन वर्णों को लिया जाता है। अल्प प्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण में। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। पहले आप इसको देखिए, जैसे क वर्ग का क, ग, अंग, च वर्ग का च, ज, इया, ट वर्ग का ट, ड, आड़ा, त वर्ग का त, द, न, प वर्ग का प, ब, म, और इसके साथ साथ क्या होता है, यण प्रत्याहार, यानी नीचे लिख देता हूं, य, र, ल, व। ठीक है। इतने वर्णों का जो वायु संवेग के आधार पर जो वाह्य प्रयत्न होता है वह अल्प प्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और य, र, ल, व। ठीक है ना। इसका जो वाह्य प्रयत्न होता है वायु संवेग के आधार पर अल्प प्राण होता है। इसके लिए भी एक संख्या आप याद कर सकते हैं, मैंने बनाया है 135। क्या लिखा है हमने, 135 प्लस यण। ठीक है, 135 का मतलब क्या हो गया, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन जो है, उदित व्यंजन जो है, उनका प्रत्येक वर्ग का जो अपने अपने, जैसे क वर्ग क मॉनिटर है, च वर्ग च मॉनिटर है, ट वर्ग का ट मॉनिटर है। ठीक है, तो अपने अपने क्लास के जो मॉनिटर हैं उस वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और प्लस यण प्रत्याहार के वर्ण 4। ठीक है, तो इनके जो वायु संवेग के आधार पर जो वर्गीकरण है, जो प्रयत्न है, वह अल्प प्राण है। ठीक है ना। आप लोग इस चीज को भी समझ गए होंगे। ठीक, और जहां पर अगर आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट अवश्य कीजिए। किसी प्रकार के डाउट के लिए अगर आपको संदेह होता है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में सेक्शन भेजिए, मैं निश्चित रूप से उसका समाधान मैं आपको दूंगा। अगली वीडियो में उसका निश्चित रूप से समाधान आपको मिलेगा, बशर्ते आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जब आप लोग लाइक करते हैं तो उससे एक प्रेरणा मिलती है, उत्साह बढ़ता है, तब जो है और ज्यादा से ज्यादा अच्छा कार्य करने की इच्छा जागृत होती है। तो आइए दोस्तों, फिर आगे देखते हैं महाप्राण। ठीक है, महाप्राण। महाप्राण किन वर्णों का होता है, देखिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है, यानी कौन कौन, देखिए हम लोगों ने छोड़ा था किसको, अब जिन जिनको छोड़ा है स्पर्श में उसको हम लोग देख लेते हैं। ख, घ, ठीक, छ, झ, ठीक है, ठ, ढ, ठीक है ना, फिर थ,
ध, फिर फ, भ। ये तो हो गए किसका, जितने भी स्पर्श व्यंजन है उनके वर्ण, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से भाई, श, ख, स, ह, ठीक। अब यहां पर ये जो चारों वर्ण हैं शल प्रत्याहार के वर्ण, और प्रत्येक जो स्पर्श व्यंजन हैं प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण, ये छूटा हुआ था क्योंकि उनका जो वह प्रयत्न था वायु संवेग के आधार पर वह जो है अल्प प्राण था पहले तीसरे पांचवें का, लेकिन यहाँ पर महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण है, ठीक है ना। दूसरा और चौथा वर्ण इनका जो वह प्रयत्न है वायु संवेग के आधार पर महाप्राण है, और स, ख, श, ह जो ऊष्म व्यंजन है उनका भी वायु संवेग के आधार पर महाप्राण ही प्रयत्न है, ठीक है ना। इतनी बात भी आप लोग समझ गए होंगे। इसके लिए भी आप एक अंक याद कर सकते हैं। देखिए इसके लिए भी हमने बनाया है 24 प्लस शल प्रत्याहार के वर्ण। तो शल प्रत्याहार के अंतर्गत श, ख, श, ह यानी सख, सर और हल 13वां और 14वां सूत्र मैस्टर सूत्र से। जब जो लोग संस्कृत जानते होंगे उनके लिए और आसानी हो जाएगी, या अगर नहीं जानते हैं तो आप जो है हमारे इस लोक सिद्धांत कौमुदी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। वहां से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो शल प्रत्याहार के जो वर्ण हैं 4 वो, और प्लस ये स्पर्श व्यंजन के दूसरे और चौथे वर्ण, तो इनका जो वायु प्रयत्न वायु संवेग के आधार पर क्या होता है, महाप्राण होता है, ठीक है दोस्तों। अब आइए हम लोग थोड़ा सा वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उससे भी प्रश्न बनते हैं, तो वहां पर भी हम लोग चर्चा कर लें, क्योंकि अगर उसको हम लोग ना जाने तो काफी चीजें समझिए कि हम लोग गलतियां कर बैठते हैं, तो उसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं, ठीक। देखिए हम एकदम शुरू से करते हैं स्वर और व्यंजन लेकर के। अवर्ग उच्चारण स्थान, ठीक है, यानी प्रत्येक स्वर और व्यंजन का मैं बताऊंगा। अ, क वर्ग, तो क वर्ग का मतलब क, ख, ग, घ, अंगा, अ, आ, और क वर्ग क, ख, ग, घ, अंगा, अ, क वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, यानी इनका उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है ना। फिर ई, किसका किसका, ई, च वर्ग, य और बड़ा वाला श, इचु यशा नाम तालु इसको बोलते हैं, तो यशाम लिखा जाता है, इसका क्या हो जाता है, ताल या तालव्य, ठीक है ना। फिर रे ऋषि ट वर्ग, ठीक है ना, रे ऋषि ट वर्ग। फिर र और खटकोण वाला स जिनको पेटफरवा स कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है भैया, मूर्धा, ठीक है। फिर लरेतु लसानाम ली ल त वर्ग, त वर्ग और छोटा वाला स, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, दंत, ठीक है, जीवा दांत के पास चली जाती है। फिर उ और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ नहीं ओष्ठ, ठीक है ना, क्या हो जाता है, ओष्ठ। और फिर इसके बाद देखिए ए स्वर तो काफी आ गए इसमें, अ, ई, उ, ठीक है ना, रे, और फिर इसके बाद ए ऐ बच गया, तो ए दई तो ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है,
कंठ ताल। ओ औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है भाई? ओ औ का हो जाता है कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक है। और एक बचता है व ऊपर नहीं होगा, व का होता है व कारस्य दंतोष्ठौ दंतोष्ठ। ठीक है ना। तो व का उच्चारण स्थान हो जाता है दंतोष्ठ। और क वर्ग, ठीक है, विसर्ग ह का उच्चारण स्थान कंठ। ई च वर्ग य और बड़ा वाला श का उच्चारण स्थान तालु। री र और ट वर्ग और खटकोण वाले श का उच्चारण स्थान मूर्धा। ल त वर्ग और छोटे वाले स सरोता वाला स का उच्चारण स्थान दंत। ठीक है। उ और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ तालु। और ओ का कंठोष्ठ। और व वकील हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें आप लोग देखेंगे तो कहीं नहीं है, तो केवल व वर्ण एक ऐसा अकेला वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान अकेला क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। ठीक है ना। क्या होता है? दंतोष्ठ। जीवा दांत और ओठ का सहारा लेती है, यानी ये उच्चारण है, उच्चारण स्थान है। वर्ण को जब हम बोलते हैं अपने मुंह से, तो बोलने के लिए हम मुख के भीतर किस स्थान का प्रयोग करते हैं, उसी चीज का वर्णन जो है इसमें किया गया है, और उसी चीज को मैंने आपको यहाँ पर स्पष्ट किया है। ठीक है। तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी प्रकार का संदेह हो, इसके लिए आप कमेंट जरूर करें। ठीक है। लाइक शेयर और कमेंट करना भी आप ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।